हेलो एवरीवन, टुडे आई विल बी टीचिंग यू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ हम मैथ्स में नहीं पढ़ते बल्कि हमारी रियल लाइफ के हर एक डिसीजन से जुड़ा हुआ होता है। बच्चे मोस्टली इस परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के किसी भी क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा डरते हैं और उन्हें फ़र्क नहीं पता चलता कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कब और कहाँ यूज़ करनी है। तो उसके लिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो आपके लिए एक चीज़ पता होनी आपको बहुत ज़रूरी है और वो है ऑर्डर। अगर आपको क्वेश्चन में पता चल रहा है कि हाँ, उन्होंने हमसे किसी चीज़ का ऑर्डर पूछा है कि नहीं, तो हम आसानी से इन दोनों चीज़ों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर तो ऑर्डर मैटर करता है, इफ द ऑर्डर मैटर्स, देन फॉर श्योर इट्स परम्यूटेशन। अगर ऑर्डर डज नॉट मैटर, तो फॉर श्योर इट्स कॉम्बिनेशन। सो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का सबसे बेसिक यूनिट जो होता है वो होता है काउंटिंग। सोचो, अगर फ़ोन का पासवर्ड बनाना हो, एग्ज़ाम की सेटिंग अरेंजमेंट करनी हो या फिर क्रिकेट की सिलेक्शन करनी हो, तो हम ये देखते हैं कि टोटल हमारे पास कितने तरीके हैं। टोटल कितने तरीके हैं। दिस इज what actually the counting means finding the total number of possible outcomes। ठीक है, तो जब हमें पता करना हो कि टोटल कितने तरीके हैं तो उस वक्त हम काउंटिंग का यूज करते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज वी हैव 5 shirts एंड 4 pants। सो फॉर श्योर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास 5 चॉइसेस शर्ट की है और 5 ही चॉइस पैंट। शर्ट वन को हम पैंट वन के साथ पहन सकते हैं, शर्ट वन को पैंट टू के साथ भी पहन सकते हैं, शर्ट वन को पैंट थ्री के साथ भी पहन सकते हैं और फॉर श्योर पैंट फोर के साथ भी पहन पहन सकते हैं। उसी तरीके से हम शर्ट को पैंट वन के साथ पहन सकते हैं, शर्ट टू को पैंट टू के साथ पहन सकते हैं, शर्ट टू को पैंट थ्री के साथ पहन सकते हैं, शर्ट टू को शर्ट पैंट फोर के साथ पहन सकते हैं। तो ऐसे ही हम अलग-अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो हमारे पास टोटल शर्ट्स के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 5 और पैंट्स के लिए कितने हैं? 4। तो टोटल हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? 20। ओके? जब हमारे पास ऑप्शंस हो जैसे कि शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, शर्ट 4, इनके बीच में हमारे पास ऑप्शंस है कि हम इनमें से भी कोई एक पहन सकते हैं। सो इसमें ऑफ कोर्स हम और लगा सकते हैं। सिमिलरली इन पैंट ऑल्सो। बट अगर हम बात करें शर्ट और पैंट दोनों की तो फॉर श्योर ये दोनों ही हमारे लिए बहुत कंपलसरी है। तो तब हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम आगे पढ़ेंगे कि काउंटिंग में जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है। काउंटिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं? एक तो है हमारे पास एडिशन, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपको कब यूज करना है? एडिशन तब यूज करना है जब हमारे पास चॉइस हो, मीन्स और कंडीशन। बट मल्टीप्लिकेशन तब यूज करना है जब जो चीज चूज करनी है वो कंपलसरी हो, मतलब हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, वो चुनना ही चुनना है। ऑप्शन हमें कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ या तो ए ले लो या बी ले लो, ये कंपलसरी है कि हमें ए और बी दोनों लेने पड़ेंगे। सो वी कैन से दैट कि जो एडिशन प्रिंसिपल है वो हमें बताता है कि एक अगर कोई टास्क है तो या तो हम उसे एम वेज में कर सकते हैं या फिर एन वे में से कर सकते हैं और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एम प्लस एन से। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपके पास यू वांट टू गो होम एंड आपके पास ऑप्शंस हैं, मतलब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो है बस या फिर ऑटो। सो बसेस आपके पास उनके 5 तरीके हैं, 5 वेज हैं और ऑटो के 3 वेज हैं। तो इनमें से आप क्या चूज़ करेंगे? तो या तो आप बस से भी जा सकते हैं या ऑटो से। ये तो नहीं है कि आप एक ही टाइम पे दोनों से साथ में चले जाएँगे। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस आ जाती है कि या तो बस से जाओ या फिर ऑटो से जाओ। ओके? सो दे बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब जब आपके पास कोई चॉइस आ जाए जो जिसमें आपको कुछ चूज़ करना कंपल्सरी ना हो, तो हम एडिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जिसमें हम एंड रूल लगाते हैं, मतलब कि अगर हमारे पास एम स्टेप्स है, हर एक स्टेप को हम बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
आपका यूजर नेम है, यू एंड अनदर इज पासवर्ड। अब आपको कहीं लॉग इन करना है तो फॉर श्योर यूजर नेम भी चाहिए, पासवर्ड भी चाहिए। और यूजर नेम के लिए आपके पास 10 चॉइस हैं, पासवर्ड के लिए आपके पास 1000 चॉइस हैं। सो इन दैट केस वी यूज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एंड वी विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। ये दोनों चीज़ें साथ में होना ज़रूरी है, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और लेकिन जब हमारे पास चॉइस होती है तो हम एडिशन रूल यूज़ करते हैं, मतलब उनमें से कोई एक चीज़ ज़रूरी नहीं है, बट मल्टीप्लिकेशन में दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको इन दोनों प्रिंसिपल्स का एक एग्जांपल देती हूँ। नाउ जस्ट सपोज यू आर हैविंग 5 न्यूज़पेपर्स ऑप्शन एंड 6 मैगजीन ऑप्शंस। अब आपको एक वीक में इन पांचों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर लगवाना है और इन 6 मैगजीन में से कोई भी एक मैगजीन। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस बन जाएंगे, न्यूज़पेपर 1, न्यूज़पेपर 2, न्यूज़पेपर 3, न्यूज़पेपर 4, न्यूज़पेपर 5 एंड मैगजीन 1, मैगजीन 2, मैगजीन 3, मैगजीन 4, मैगजीन 5, मैगजीन 6। न्यूज़पेपर 1 का कॉम्बिनेशन मैगज़ीन 1 के साथ बन सकता है, न्यूज़पेपर 1 का मैगज़ीन 2 के साथ बन सकता है, मैगज़ीन सिमिलरली मैगज़ीन 3 के साथ बन सकता है, मैगज़ीन 4 के साथ बन सकता है, मैगज़ीन 5 के साथ बन सकता है और मैगज़ीन 6 के साथ भी बन सकता है। ऐसे ही हर एक न्यूज़पेपर का कॉम्बिनेशन हर एक मैगज़ीन के साथ बन सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है कि न्यूज़पेपर में ऑप्शंस हैं कि हाँ, कोई भी एक लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम एडिशन रूल लगाएँगे। सिमिलरली फॉर द मैगजीन ऑल्सो, मैगजीन के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। सॉरी फॉर दिस, मैगजीन 3, मैगजीन 4, मैगजीन 5। सो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे हम प्लस लगा सकते हैं, बट हमें इनमें से कोई एक एक चीज़ ज़रूर चाहिए, दोनों कंपलसरी है, न्यूज़पेपर भी मैगजीन भी। तो वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। तो न्यूज़पेपर के लिए हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं और मैगजीन के लिए 6। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 30। सो अब हम फैक्टोरियल समझते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी भी नंबर के सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स को काउंट करना, और इसी वजह से हम फैक्टोरियल को परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की बैकबोन भी मानते हैं। अब फैक्टोरियल का ये फॉर्मूला समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। लेट्स टेक 3 बुक्स, लेट इट बी ए, बी एंड सी। अब ये 3 बुक्स हैं जिनकी हम डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ए बी सी तो पहले हो गया, फिर ए सी बी या बी सी ए बी ए सी। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन सकती हैं इन तीनों बुक्स के लिए। अब हमारे पास कभी इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक अरेंजमेंट लेके बैठें और पता करें कि हमारे पास टोटल कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। सो उस केस में हम फैक्टोरियल यूज़ करते हैं। फैक्टोरियल जैसे कि हमारे पास ये अभी हमने 3 बुक्स ली थी, तो हम इन तीनों का फैक्टोरियल लेंगे ताकि हमारे पास सारी की सारी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आ जाएँ। अब जैसे 3 का फैक्टोरियल लेना है तो यहाँ पे देखा है, सपोज़ हमारे पास यहाँ पे अब n3 ले ली है हमने, ठीक है? सबसे पहले हम n ही लिखेंगे, मीन्स 3। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 नंबर लेसन देन बिफोर, मतलब पहले हमारे पास जितना नंबर था उससे कम से 1 नंबर कम से मल्टीप्लाई करेंगे 2, एंड देन उससे फिर 1 नंबर कम करेंगे, इट्स 1। अब हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स 3 2 इंटू 1 की 6 बनी है, मतलब हमारे पास इन तीनों बुक्स को अरेंज करने की टोटल अरेंजमेंट 6 है। इसके ये 3 और डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो चलो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, जो कि है परमुटेशन। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हम तब यूज़ करते हैं जबकि हमें काउंटिंग के एडवांस लेवल पे जाना है। सो परम्यूटेशन को बिल्कुल भी फॉर्मूले की तरह मत लो, ये एक जस्ट सोचने का तरीका है। अगर आपको ऑर्डर बदलने से आंसर बदल जाता है तो समझ लो कि हाँ, ये परम्यूटेशन का ही क्वेश्चन है। आखिर परम्यूटेशन होता क्या है, इसे तुम सिंपली लिख सकते हो कि अगर हम सेम ऑब्जेक्ट लें और डिफरेंट ऑर्डर दें तो क्या हमें डिफरेंट परम्यूटेशन मिलती है? अगर हाँ मिलती है तो ये परम्यूटेशन ही है। फॉर एग्जाम्पल, अब सपोज करो तुम्हारे पास ए, बी और सी है। फॉर श्योर अगर तुम इसकी अरेंजमेंट करोगे तो ये बी
ए सी के बराबर नहीं होगी। सिमिलरली अगर तुम इसे सी ए बी के साथ कंपेयर करोगे, ऐसे अरेंजमेंट करोगे, तो ये इन दोनों के बराबर नहीं होगी। तो इसे हम परम्यूटेशन कहते हैं। अब परम्यूटेशन में डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं, जैसे कि रिपीटेशन के साथ, नॉन रिपीटेशन के साथ, वो अब हम आगे जाके पढ़ेंगे। उससे पहले कौन से केसेस में हम परम्यूटेशन का यूज़ कर सकते हैं? इसका यूज़ हम कर सकते हैं जैसे कि पासवर्ड वगैरह बनाना हो, पासवर्ड हो गया, कोई अरेंजमेंट करनी हो, या फिर कोई रैंक देना हो या पोजीशन, और एनी सर्कुलर टेबल। तो वहाँ पे हम परम्यूटेशन का यूज़ करते हैं। जिनके बेसिक पॉइंट्स हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि हाँ, हमें यहाँ पे परम्यूटेशन की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 3 चॉकलेट्स हैं और आपके पास 3 ही पोजीशंस होंगी, 1, 2 एंड 3। अब इन 3 पोजीशंस में फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, और फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास 1 चॉइस है। तो हमारे पास टोटल कितने वेज होंगे? It will be n factorial, that will be 3 into 2 into 1. So total ways हमारे पास आते हैं 6. अब हमारे पास है case 2, जब हम where we are selecting our objects from n distinct objects, और उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यही हमारी परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है, जिसमें हम किसी भी चीज़ की सिलेक्शन करते हैं और फिर उसकी अरेंजमेंट। परम्यूटेशन में एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमेशा जो हमारा ऑर्डर है वो मैटर करता है, ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन में पता लग जाए कि हाँ, इस चीज़ को करने के लिए हमें ऑर्डर को मेंटेन करना है, इसकी अरेंजमेंट ज़रूरी है, तो वहाँ पे हम परम्यूटेशन का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इसका एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से हमें चूज़ करना है एक प्रेज़िडेंट और एक सेक्रेटरी। अब हम इसे कैसे चूज़ करेंगे? उसके लिए हम परम्यूटेशन यूज़ करेंगे। अब इसमें देखो, परम्यूटेशन का कैसे पता लग रहा है कि हाँ, हमें परम्यूटेशन लेनी है। देखो, एक स्टूडेंट 5 में से एक स्टूडेंट हमें प्रेज़िडेंट चाहिए और दूसरा सेक्रेटरी। एक बात सोचो कि जो प्रेज़िडेंट है, वो कभी भी सेक्रेटरी की जगह नहीं ले सकता और सेक्रेटरी प्रेज़िडेंट की। ये दोनों पोज़ीशंस एकदम डिफरेंट है और इन्हें अलग-अलग अरेंज नहीं किया जा सकता। तो इस केस में हम परम्यूटेशन ही यूज़ करेंगे। सो n मतलब कि हमारे पास टोटल कितने हैं, और ये हमारी परम्यूटेशन ले लेंगे, और r मतलब उसकी टोटल कितनी अरेंजमेंट्स करनी है। अब हमें 5 में से सिर्फ 2 स्टूडेंट चूज़ करने हैं और उन्हीं की अरेंजमेंट करनी है, तो हम r को 2 लेंगे। ओके, अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो है 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, 5 माइनस 2 मतलब कि 3 फैक्टोरियल। एक बार यहाँ पे मैं आपको लिख के दे देती हूँ, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 5 इंटू 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये दोनों तो कट जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 20। मतलब हम इनकी 20 अरेंजमेंट कर सकते हैं। 5 में से कोई भी 2 स्टूडेंट चूज करेंगे और उनमें से एक को प्रेसिडेंट की पोजीशन देंगे और दूसरे को सेक्रेटरी की। तो ये हमारा केस 2 था, जो कि हम सिंपली परम्यूटेशन के लिए यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है केस 3। सो अब केस 3 में क्या है? जब परम्यूटेशन में रेपिटेशन अलाउड हो, कि मतलब हम एक चीज को रिपीट कर सकते हो, तब हम केस 3 का यूज करेंगे। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं n रेज टू पावर r। जबकि कोई भी एक सेम ऑब्जेक्ट बार बार आए, सेम ऑब्जेक्ट कम्स अगेन एंड अगेन, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि सपोज करो कि हमें
पासवर्ड बनाना है जिसका लेंथ 4 है, पासवर्ड ऑफ 4 where we have to use 0, 1 और 2. सो हमारे पास हर पोजीशन के लिए टोटल 3 चॉइसेस हैं. ओके, इसका मतलब यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड है. सो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 3 अब 3 चॉइसेस हैं, 4 डिजिट हैं, तो हम 3 मतलब n आ गया और 4 ही हमारे पास डिजिट हैं जिन्हें हम अरेंज कर सकते हैं 4 तरीके से. 3 चॉइसेस हैं जिन्हें हम 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला ऐसे यूज करेंगे 3 4 81. अब देखो जैसे कि उन्होंने बोला है कि हमारे पास 3 चॉइसेस हैं और पासवर्ड हमारा 4 डिजिट का होना चाहिए. तो पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी और ये चौथी. तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है. क्योंकि हम रिपीट कर सकते हैं तो उस केस में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे. इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि जैसे ये रेपिटेशन के लिए अलाउड होता है, जिसमें रेपिटेशन के लिए होता है, उसी तरह से हमारा जो सिंपल फार्मूला होता है एनपीआर वाला, इसे हम नॉन रेपिटेशन के लिए भी यूज़ करते हैं. जब कोई रेपिटेशन ना यूज़ हो तो हम ये वाला फार्मूला ही यूज़ करते हैं. चलो अब नेक्स्ट हम केस 4 पे जाते हैं. केस 4 को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल हो, इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं. अब इनका आइडेंटिकल से क्या मतलब है? सपोज़ करो तुम्हारे पास बी, सी कोई ऐसे ऑर्डर है और उसमें तुम एक चीज़ देखो, अगर तुम्हारे ये दोनों ए हैं, अगर तुम इन दोनों की पोजीशंस एक दूसरे से भी चेंज कर दो, तो क्या ऑर्डर में कोई फ़र्क पड़ेगा? तो इसका सिंपल आंसर है नहीं, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है, तो अगर चेंज भी करोगे इनकी पोजीशन तो ऑर्डर तो वही सेम रहेगा. तो तुम इसे एक सिंगल यूनिट मान के चलोगे. ठीक है? अब इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं. सपोज़ करो हमारे पास एक वर्ड है लेवल. अब लेवल में एल जो है हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, ई भी 2 टाइम्स आ रहा है. लिख लेते हैं एल 2 टाइम्स, ई also 2 times, but the v is coming just 1 time. सो इस केस में क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे ताकि हमें किसी भी चीज़ का ऑर्डर या फिर अरेंजमेंट फाइंड करने में ईजी हो. ठीक है? अब इसे कैसे यूज़ करेंगे? एन हमें पता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसे लिख लेते हैं. देयर आर 1 2 3 4 5 5. चलो 5 का फैक्टोरियल ले लेते हैं. नेक्स्ट एल हमारे पास 2 टाइम्स आया है तो 2 का फैक्टोरियल लेंगे. ई भी हमारे पास 2 टाइम्स आया है, अगेन 2 फैक्टोरियल. वी 1 टाइम 1 फैक्टोरियल. अब ये जो 2 लिखा है 1, एल को हम पी मान लेते हैं, ई को क्यू मान लेते हैं और वी को आर मान लेते हैं. ठीक है? 1 फैक्टोरियल की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है? तो इसका सिंपल आंसर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल का 120 अपॉन 4. कटिंग करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 30. तो ये वाला फॉर्मूला हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो और हमारे कुछ भी पोजीशन वगैरह कुछ भी चेंज करने से हमारे अरेंजमेंट में या फिर हमारे ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो उस टाइम पे हम ये यूज़ करते हैं. गेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ये क्वेश्चंस डालता है, तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला यूज़ करना सबसे बेस्ट रहेगा. ता ठीक है? अगर आपको किसी क्वेश्चन में पता लग जाए कि हाँ, हमारे पास कोई भी 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं और हमारा ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो सिंपली आप इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे. चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं केस 5 पे. केस 5 है हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन. ठीक है? उसके लिए हम n-1 फैक्टोरियल का यूज़ करते हैं. सो केस 5 में क्या है, जब भी कोई भी रोटेशन है, when any rotation does not create any new arrangement. जब भी कोई रोटेशन हो, अगर हम रोटेट करें किसी चीज़ को तो उसमें कोई न्यू अरेंजमेंट ना बने, तो तब हम इसका यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूले का. अब देखो कैसे यूज़ करते हैं. सपोज करो तुम्हारे पास एक टेबल है. ठीक है? इट्स एन एग्जाम्पल. सो सपोज करो तुम्हारे पास एक टेबल है. उस टेबल पे तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 5 पोजीशंस हैं. 1 2 3 4 एंड 5. सो इस फॉर्मूले का कैसे यूज़ करोगे? अब देखो, तुम अगर रोटेट करोगे, ठीक है, पोजीशंस रोटेट करोगे तो क्यों कोई न्यू अरेंजमेंट तो नहीं बनने वाली, वही सेम रहेगी. तो इस केस में हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. ठीक है? अब हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5. तो 5 लिख लेंगे. अब
मेन क्वेश्चन है कि ये जो हमने 1 यूज़ किया है, ये क्यों यूज़ किया है? तो ये 1 इसलिए यूज़ किया है कि हमें पता है कि रोटेशन से कोई न्यू अरेंजमेंट नहीं बनने वाली। तो हम क्या करेंगे, किसी एक की पोजीशन फिक्स कर लेंगे और जब हम एक की पोजीशन फिक्स कर लेंगे तो तब हम उस चीज़ को इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से माइनस कर देंगे। सो 5 माइनस 1 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा? 4 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 24। ये फॉर्मूला हम सिंपली सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए यूज़ करेंगे। मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलर परम्यूटेशन, जैसे जबकि कोई नेकलेस या फिर गार्डलैंड हो। इसमें क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं? ये वाला फॉर्मूला उससे कैसे अलग है, मैं बताती हूँ। इसमें क्या होता है, कई चीज़ों को हम क्लॉकवाइज़ भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज़ भी। क्लॉकवाइज़ एज़ वेल एंड आल्सो एंटी क्लॉकवाइज़। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब सपोज करो कि तुम्हारे पास 6 फ्लावर्स हैं एक गार्लैंड में। तुम्हारे पास यू हैव 6 फ्लावर्स इन गार्लैंड। तो उस केस में इसको कैसे यूज़ करोगे? दैट विल बी n माइनस 1। टोटल हमारे पास 6 है, n हमारे पास 6 है। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2। कटिंग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 60। सो गेट में इस फॉर्मूले का कब यूज़ करना है, इसके आपको क्लूज मिल जाएंगे जहाँ कहीं भी वर्ड्स आए ना, जैसे कि हो गया नेकलेस, गार्लैंड और ब्रेसलेट। अब उसमें क्या है, आपके पास 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। देखो, जैसे अब आपके पास एक ब्रेसलेट है, तो उसे आप एंटी क्लॉकवाइज़ भी उसमें से मोती गिन सकते हो और और क्लॉकवाइज़ भी मोती गिन सकते हो। तो उस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। 2 इसलिए लिखा है क्योंकि हम दोनों साइड से कर सकते हैं, वेदर इट्स क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़। n-1 मैंने आपको बताया है क्योंकि इसमें हम एक मोती की या फिर एक चीज़ की पोज़ीशन फिक्स रख लेंगे और बाकियों की अरेंजमेंट्स करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। ये कंडीशन बेस्ड परमुटेशन होती है और इसके लिए हमें कोई फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये हमारा केस 7 है, ठीक है? इसमें कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, बल्कि हम अपनी ही स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं। सो इसमें क्या होता है कि हम टोटल परमुटेशन को में से इनवैलिड क्लासेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। नाउ लेट्स हैव एन एग्जांपल। सपोज करो कि तुम्हारे पास एक अरेंजमेंट है बी, सी एंड डी। अब तुम्हें कहा गया है कि हमें किसी इसकी अरेंजमेंट ऐसे करनी है कि ए और बी दोनों कंबाइन हो, दोनों इकट्ठे ही आए। तो हम ए और बी को एज अ वन यूनिट कंसिडर करेंगे, ठीक है? ए और बी को एज अ वन यूनिट कंसिडर करेंगे। सो अब ए एंड बी हमारे लिए एक वन यूनिट है और सी डी अलग। तो हमारे पास टोटल कितनी यूनिट्स आ गए? 3 यूनिट्स। ओके, पहले 4 थी ए बी सी डी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ए और बी है हमारी अरेंजमेंट में इकट्ठे आने चाहिए, इसलिए हमने ए बी को एक यूनिट मान लिया और सी और डी को अलग अलग यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 3 यूनिट्स आ गई। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। टोटल हमारे पास आ गई 12। अब हमने 2 फैक्टोरियल क्यों लिया है? क्योंकि हम 2 फैक्टोरियल को ए बी क्योंकि हम ए बी को ए बी और बी ए दोनों तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हमारा 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और, यही चीज़ इसमें 2 केसेस आते हैं। हमारे केस 7 में रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन में 2 केसेस आते हैं। एक होता है टुगेदर, एक होता है टुगेदर के लिए और एक होता है नॉट टुगेदर के लिए। सो टुगेदर जैसे मैंने आपको बताया, 2 ए आपके पास ए बी सी डी होगी, आपको कह दिया कि ए और बी दोनों कंबाइन होने चाहिए, मतलब इकट्ठे आने चाहिए अरेंजमेंट में। नॉट टुगेदर में जैसे कि ए बी सी डी, और उसमें आपको कह दिया ए और बी कहीं पर भी इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तो ये हमारा नॉट टुगेदर रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन हो गया। इसमें भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है? ए और बी को इकट्ठा नहीं मानेंगे, सी और डी को इकट्ठा मान लेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने बन जाएंगे कॉम्बिनेशन? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल।
टोटल हमारे पास आ गए 12 वेज, ठीक है। नॉट टुगेदर, इसका अब हमें क्लू कहाँ से मिल सकता है कि हम रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन को यूज़ करना है, तो गेट वाले हमें ऐसा क्लू देंगे जैसे कि नॉट टुगेदर, ठीक है, और सेपरेटेड। तो जहाँ पे भी हमें नॉट टुगेदर या फिर सेपरेटेड ऐसे दो शब्द मिल जाएं तो इसका मतलब ये एक रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन है। कॉम्बिनेशन में एक डिसाइडिंग क्वेश्चन आता है दैट इफ द ऑर्डर चेंज, if the order change, then does the result change? तो कॉम्बिनेशन सिंपली इस क्वेश्चन का हमें आंसर देता है कि अगर ऑर्डर चेंज हो रहा है तो क्या हमारा रिजल्ट चेंज हो रहा है, तो इसका आंसर है नो। कॉम्बिनेशन में कभी भी हमारे रिजल्ट के चेंज होने से आंसर नहीं चेंज होता है। अगर हाँ, अगर चेंज होता है तो वो परमुटेशन होगा, अगर नहीं चेंज हो रहा है तो वो कॉम्बिनेशन होगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन एक मेथड है काउंटिंग का, ताकि हम सिलेक्शंस कर सके जहाँ पर जो हमारा ऑर्डर है कि सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स का, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर कभी भी मैटर नहीं करता, इस चीज़ को याद रखना। अब हम इसका एक क्वेश्चन बेस्ड एग्जांपल ले लेते हैं दैट यू हैव टू सेलेक्ट 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ ए बी सी एंड डी सो दैट यू कैन मेक अ टीम। तुम्हें एक टीम बनानी है 3 स्टूडेंट्स की, और ए बी सी और डी में से, ठीक है। तो तुम सेलेक्ट कर सकते हो जैसे ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी। तो चाहे इसका ऑर्डर जो भी है लेकिन टीम तो सेम है ना, इट्स अ सेम टीम। तो सिंपली ये हमें बता रहा है कि ऑर्डर नहीं मैटर करता, तो ये है कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे परमुटेशन क्यों नहीं लग सकती, वाई नॉट परमुटेशन। हम सेम क्वेश्चन के लिए परमुटेशन यूज़ करेंगे। अब पर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मतलब हमारी जो n है वो है 4, ठीक है, और r 3, मतलब हमें 3 अरेंजमेंट्स करनी है अकॉर्डिंग टू परमुटेशन, तो वो बनेगा 4p3, तो हमारे पास आ गया 24। अब यहाँ पे जो परमुटेशन है उसका आंसर चाहे ए बी सी हो, ए सी बी हो, या फिर बी ए सी हो, ये इन तीनों को डिफरेंट अरेंजमेंट मानेगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा आंसर बढ़ा जाता है। तो इसका मतलब है कि परमुटेशन है परमुटेशन ओवर काउंट्स, जो हमारी परमुटेशन है ओवर काउंट कर लेती है। परमुटेशन में परमुटेशन में ये जो टीम्स है ना, ये उन तीनों को डिफरेंटली अलग अलग मान लेता है, मतलब कि वो एक टीम रिप्रेजेंट नहीं करता, हालांकि इन तीनों को सेपरेटली मान लेता है कि ये तीनों टीम्स सेपरेट हैं। लेकिन हम टीम में हमें जितने, लेकिन टीम में हमें जितने भी पर्सन चाहिए, चाहे हम उन्हें जिस मर्जी पोजीशन पे रखें, लेकिन फिर भी वो एक ही टीम रिप्रेजेंट करेगा, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। नाउ दिस इज आवर मेन फार्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन। सो ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला दैट इज एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें जो हमारी एन है वो है टोटल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और जो हमारी आर है वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, जो कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हम सिलेक्ट करेंगे ना, ये वो वाली हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एफ है, ये आपको पता है हमारा फैक्टोरियल है, ठीक है। अब जो मेन बात है कि हमारा ये वाला फार्मूला परमुटेशन से कैसे ड्राइव हुआ। अब ये फार्मूला है वो वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं उन्हें काउंट कर लेंगे, दैट इज़ एन पी आर, मतलब कि परमुटेशन का फार्मूला, क्योंकि इसमें हम अरेंजमेंट्स ही देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी एन पी आर हैं, ठीक है, जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं उन्हें आर से आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि जितनी भी सिलेक्शन है हर एक सिलेक्शन को आर अरेंजमेंट से, ठीक है, दिस इज अरेंजमेंट्स, इन्हें इनसे डिवाइड कर देंगे और हम एक्स्ट्रा काउंटिंग को रिमूव कर देंगे, और यही फॉर्मूला हमने इसके आगे लगाया है, ठीक है। अब एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है।
इसको ए मान लो। अब इस फॉर्मूले को हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, NPR की जगह पे, और उससे हमारा ये वाला मेन कॉम्बिनेशन का मेन फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। जब हम R फैक्टोरियल को डिवाइड करते हैं तो हमारी जो अरेंजमेंट्स हैं वो है ना डिवाइड हो जाती है, और हमारी एक्स्ट्रा काउंटिंग है जो रिमूव हो जाती है, और ऐसे ही हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला डिराइव होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम्पल है। सो इन हाउ मैनी वेज अ कमिटी ऑफ 3 कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 5 पीपल। तो हमारे पास अभी क्या है, क्वेश्चन में है कि हमें एक कमेटी बनानी है 3 पीपल की, और उन 3 पर्सन्स को हम टोटल 5 पीपल में से सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि आखिर हमें करना क्या है, तभी आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगानी है या फिर परमुटेशन। तो अब आइडेंटिफाई कर लें कि आपने एक कमेटी बनानी है, ठीक है। सो बस आपको कमेटी में क्या चाहिए, 3 पीपल, मतलब आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्शन करनी है। सो जो हमारा ऑर्डर है वो मैटर ही नहीं करता, तो यहाँ पे हम इजीली कर सकते हैं ना। सो एन मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब 5 पीपल हैं टोटल, ठीक है। आर मतलब हमें कितनी सिलेक्शन करनी है, दैट इज़ 3, ठीक है। फॉर्मूला इज NCR, सो इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये बन जाएगा 5C3 is equal to 5 factorial upon 3 factorial 2 factorial into 2 factorial is equal to 5 into 4 upon 2 into 1 is equal to 10। अब नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्री प्रॉपर्टी। सिमेट्री प्रॉपर्टी में क्या है कि जो NCR है वो NC n माइनस आर के इक्वल होता है। सो why is this true? Because we are choosing R item, सिलेक्शन के लिए हम R आइटम चूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम n माइनस आर लगा दें तो हम जो आइटम रिजेक्ट करनी है उनके लिए यूज़ कर सकते हैं ना, आइटम्स टू रिजेक्ट। एग्जाम्पल, चूज 7 स्टूडेंट्स फ्रॉम 10। अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, इधर यू कैन राइट 10 C by 7 that is n, here is R, or you can use 10 C3 that is n minus R means 10 minus 7 equal to 3, ठीक है। यहाँ तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो या ये, मतलब कि दोनों ही इक्वल हैं, 10C7 और 10C3 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ये सिमेट्री प्रॉपर्टी होता है। तो कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक स्पेशल फार्मूलाज भी हैं, जो है NC0 NC0 is always equal to 1 and NCN is also always equal to 1। C0 का मतलब क्या है, इसका मतलब है one way to choose nothing, ठीक है, one way to choose all। इसका मतलब है कि हम जितने भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से हम कोई ना चूज़ करें, और इसका मतलब है कि जितनी भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से हम सारी चूज़ कर लें। अब हम इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, चूज़ 0 बुक्स आउट ऑफ 8। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ फॉर वन वे टू चूज़ नथिंग, ठीक है, 8C0 1, or we have to choose all, then 8C8 is also equal to 1। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिंप्लीफाइड फार्मूला। सिंप्लीफाइड फार्मूला क्या है, ऑफ कोर्स इसे लिखने के लिए तुम्हें बहुत कुछ चाहिए, ऑफ कोर्स अब इसे लिखने के लिए तुम्हें बहुत सारे फैक्टोरियल निकालने पड़ते हैं, ठीक है। पहले 5 का फैक्टोरियल निकालोगे, फिर 3 का फैक्टोरियल, देन 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, तो इसमें टाइम जाता है। तो इसके लिए
एक सिंप्लीफाइड फार्मूला भी इंट्रोड्यूस किया गया है। फॉर एग्जांपल तुम्हें 10C3 फाइंड करना है। सो इंस्टेड कि तुम ये फाइंड करो, पहले 10 का फैक्टोरियल लो, फिर 3 का फैक्टोरियल लो, फिर 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इंस्टेड तुम क्या करो, अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो। जैसे हमारे पास 3 है, सबसे पहले तुम क्या करोगे, नीचे 3 का फैक्टोरियल लिख लो, 3 इंटू 2 इंटू 1। और जितने टाइम्स नीचे मल्टीप्लाई किया है ना, मतलब 1 2 3 तीन मल्टीप्लाइज आ गए, उतने बार 10 को करो, मतलब n को करो। ठीक है, दैट इज 10 इंटू 9 इंटू 8। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। इतना ज़्यादा कष्ट उठाने से अच्छा ना तुम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले तो ये कैसे ड्राइव हुआ, परम्यूटेशन से। सिंपल सी बात है कि बस परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा, उसे आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, अगर तुम कभी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भूल जाओ तो। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें था कि सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या है। सिंपली एन माइनस आर कर दो। अगर जैसे 10C7 है, 10 में से 7 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, तो वो उसकी सिमेट्री प्रॉपर्टी बन जाएगा। ठीक है, वो हमेशा इक्वल रहेंगे, चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो। ठीक है, आंसर वही आने वाला है। अब नेक्स्ट हमारे पास था स्पेशल फार्मूला थे कि अगर तुम्हें कुछ भी चूज़ नहीं करना है, टोटल नंबर में से, टोटल ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी चूज़ नहीं करना, तो तुम ये फार्मूला लगाओगे। अगर तुम्हें सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स चूज़ करनी है, उन्हें सेलेक्ट करना है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सिंप्लीफाइड फार्मूला। इतना सब कुछ करने से अच्छा तुम सीधा उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इतने फैक्टोरियल मत निकालो, सिंपली वैसे भी फैक्टोरियल निकालने के बाद वो कटेगा ही, तो इससे अच्छा तो तुम सीधा लिख लो। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्बिनेशन विथ रेपिटेशन। सो रेपिटेशन का मतलब होता है द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी selected more than once। अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक से ज़्यादा बार सेलेक्ट कर लें तो उसका मतलब होता है रेपिटेशन। अब ये कहाँ कहाँ पे अलाउड होती है रेपिटेशन, हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि चूजिंग चॉकलेट्स। ठीक है, या फिर आइडेंटिकल बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर कोई नॉन नेगेटिव सोल्यूशन निकालना। ठीक है, तो वहाँ पे ये यूज़फुल होती है। ठीक है, बट रेपिटेशन कहाँ अलाउड नहीं होते, जैसे कि सिलेक्टिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, या फिर कोई कमिटी बनाना, फॉर्मिंग कमिटी, और चूजिंग डिफरेंट बुक्स। सो जो रेपिटेशन है वो इन चीज़ों में अलाउ होती है, बट रेपिटेशन इन चीज़ों में नहीं अलाउ होती है। अब ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाई नॉट NCR। इसका सिंपल फार्मूला हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते? उसका आंसर ये है कि अगर हम NCR यूज़ करेंगे तो वी कैन ओनली सेलेक्ट वंस। ठीक है, हम सिलेक्शन सिर्फ एक बार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सिलेक्शन कैन बी डन ओनली वंस। ये तो हमारा चलो अलग पार्ट रह गया। अब हमारा आखिर ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ है ना, अब हमें ये भी देखना है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगी कि हमारे पास ये n+r-1 ही क्यों आया। ठीक है, वाई नॉट NCR। लेट्स टेक एग्जांपल, वी आर हैविंग 4 chocolates and 2 childrens। ठीक है, 2 चिल्ड्रन। हर एक चिल्ड्रन को अलग अलग नंबर की चॉकलेट मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पास 2 चिल्ड्रन है ना यहाँ पे, देखो A
और बी, तो ए को या तो कोई भी चॉकलेट नहीं मिल सकती, एक भी मिल सकती है, दो भी मिल सकती हैं, तीन भी मिल सकती हैं, चारों की चार चॉकलेट भी मिल सकती है। उसी तरह जो बी बच्चा होगा, मतलब दूसरा बच्चा होगा, उसे भी एक भी चॉकलेट नहीं मिल सकती, या फिर दो मिल सकती हैं, तीन मिल सकती हैं, चार मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है। अब हम चॉकलेट्स को ले लेते हैं स्टार। ठीक है, ये हमारी चॉकलेट्स है। ठीक है, अब ये हमारा पहला स्टेप है कि हम, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। बाकी अगर आपको ये स्किप करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बट ये समझ लो एक बार तो अच्छा रहेगा, वरना आपको कन्फ्यूज़न होगी। ठीक है, तो हम चॉकलेट्स को ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3, सॉरी वी आर हैविंग, लेट्स टेक 3 चॉकलेट्स। ठीक है, तो हम तीनों चॉकलेट्स को 3 स्टार से रिप्रेजेंट कर देंगे, और जो चाइल्ड ए है और चाइल्ड बी, उन्हें एक लाइन से सेपरेट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वी हैव चिल्ड्रन, हमारे पास कितने हैं, 2। ठीक है, सो लाइंस कितनी चाहिए, लाइंस नीडेड, एक लाइन से हमने डिवाइड कर दिया उन्हें, सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, मतलब हमें उन्हें सेपरेट करने के लिए एक लाइन चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी एक लाइन है ना, इसे हम इन 3 स्टार्स के साथ ज्वाइन कर देंगे, 1 2 3, और ये हमारी एक लाइन हो गई। तो हमारे पास टोटल कितनी चीज़ें हो गई, 4। ठीक है, सो 3 + 1 इज इक्वल टू 4, इसको हम ऐसे, ये हमारी n हो गई, और ये तो चलो 1 है। ठीक है, ये हमारे n, मतलब आपको 3 ऑब्जेक्ट, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज n-1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, देखो, अब हम एक लाइन ले सकते हैं, तो लाइन को ब्लैक कर लेते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे लाइन, बाकियों पे स्टार। ओके, वैसे ही दूसरी बात, दूसरी कंडीशन क्या लगा सकते हैं हम, कि हमारे पास फर्स्ट पोजीशन स्टार की है। ठीक है, ये बार जो है ना लाइन, ये हम सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब दूसरी पोजीशन पे हम ला सकते हैं बार को। ठीक है, लाइन को फिर से 2 पोजीशन स्टार। अब थर्ड कंडीशन में क्या हो सकता है, कि पहली 2 पोजीशंस स्टार की, थर्ड लाइन, एंड अगेन लास्ट वाला स्टार। वैसे ही फोर्थ कंडीशन में क्या हो सकता है, पहली 3 पोजीशन स्टार को मिल जाएंगी, और लास्ट वाली किसे मिल जाएगी, बार को। इसका मतलब कि ए को कोई चॉकलेट नहीं मिली, मतलब पहले बच्चे को कोई चॉकलेट नहीं मिली, चाइल्ड बी को 3 चॉकलेट्स मिल गई। वैसे ही दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, पहले बच्चे को 1 चॉकलेट मिल गई, दूसरे बच्चे को 2 चॉकलेट मिल गई। तीसरे केस में क्या हुआ, ए को, पहले बच्चे को 2 चॉकलेट मिल गई, और दूसरे बच्चे को 1। सिमिलरली फोर्थ कंडीशन में क्या हुआ है, कि पहले बच्चे को तीनों की तीनों चॉकलेट्स मिल गई, बट जो दूसरा बच्चा था उसे कोई नहीं मिली। तो ये अलग अलग कंडीशंस बन सकती हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने वेज आ गए, टोटल वेज 4। ठीक है, सो वी हैव टोटल 4 पोजीशंस नाउ वी हैव टू चूज जस्ट 3 आउट ऑफ देम। देखो 3 चॉकलेट्स है ना हमारे पास, तो हमारे पास टोटल 4 पोजीशंस है अभी। ठीक है, उनमें से हमें सिर्फ 3 पोजीशंस चूज करनी है, दैट इज आवर स्टार्स। ठीक है, आउट ऑफ 4 चूज 3। ठीक है, तो वो हमारे पास बन जाएगा 3। अब अभी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, कि हमने क्यों यूज़ किया। ठीक है, जो हमारे 3 स्टार हैं उनका मतलब है चॉकलेट। ठीक है, ये जो एक बार लाइन हमने यूज़ की है, इसका मतलब कि ये इन दोनों के बीच में, 2 पीपल के बीच में डिफरेंशिएट कर रहा है। अब यहीं पर अगर 3 चाइल्ड होते, चाइल्ड ए, चाइल्ड बी, चाइल्ड सी, तो यहाँ पे एक और बार आता और हमारा आंसर 2 बार्स होता। ठीक है, तो हम 2 बार्स लगाते, बट अभी हमारे पास 2 चिल्ड्रन हैं, इसलिए हमने एक बार लगाया। तो ये लाइन पोजीशन चेंज करता है ना, तो हमारा जो सिलेक्शन है वो भी चेंज होती रहती है। ठीक है, इसमें रेपिटेशन हो रहा है ना, बार बार रेपिटेशन हो रहा है, तो सिलेक्शन चेंज होती रहती है। ये हमारे पास n-1 आ गया, और ये हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स आ गई। तो ये हमारे पास बन जाएगा r + n-1।
ये कंडीशन हमने रेपिटेशन के लिए, ये एग्जांपल मैंने आपको स्टार और बार्स के लिए दिया है, और यही सेम जो कंडीशन है ना, ये जो चीज़ है, ये सेम कंडीशन हमारी कॉम्बिनेशन के रेपिटेशन के लिए यूज़ होती है। बट अब यहाँ पे जैसे आर है वैसे यहाँ पे एन है, ठीक है, मतलब इसका उल्टा है। तो जो स्टार और बार फॉर्मूला होता है ना, स्टार और बार, ये वाली कंडीशन को हम रेपिटेशन के लिए यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे आर और एन की पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है, हमारे फॉर्मूला में आर और एन की पोजीशन चेंज हो जाती है, इसीलिए हम स्टार और बार वाला फॉर्मूला रेपिटेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो बार बार पोजीशंस चेंज हो रही हैं और बार जो है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर्स को। ये जो -1 है ये रिप्रेजेंट करता है कि पीपल के बीच या फिर लोगों के बीच ये वाली लाइन है जिसे हम बार कहते हैं, और जो प्लस का साइन है मतलब कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स के साथ हमने उन बार्स को ऐड किया है, ठीक है। ये इसलिए हमें रेपिटेशन के लिए शो करता है क्योंकि इसमें हम डिफरेंट कंडीशंस बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें रेपिटेशन हो सकती है। तो अब हम इसके क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम्पल करते हैं। This is our first example. There are 5 types of chocolate. In how many ways you can choose 3 chocolates if repetition is allowed? अब हमारे पास 5 चॉकलेट्स हैं, उनमें से हमें कोई भी 3 चॉकलेट्स चुननी है और रेपिटेशन अलाउड है, तो हम सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जहाँ पर भी रेपिटेशन आ जाए ना, आप सिंपली बस इस फॉर्मूले का यूज़ करो। कॉम्बिनेशन में आपको पता है सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एक सिलेक्शन है, सिंपली क्वेश्चन बता रहा है कि हमें बस 3 चॉकलेट सेलेक्ट करिए आउट ऑफ टोटल 5 चॉकलेट, सो फॉर श्योर इट्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब उन्होंने बोला रेपिटेशन अलाउड है, मतलब कि जो सेम चॉकलेट है वो हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। सो 1 2 3 3 चॉकलेट्स लेनी है, फर्स्ट के लिए भी 5 है, दूसरे के लिए भी 5 है, तीसरे के लिए भी 5 है, मतलब हमारे पास हर एक पोजीशन के लिए 5 चॉइसेस हैं ताकि हम चॉकलेट्स चूज़ कर सकें। अब इसको कैसे फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे? सो वी हैव एंड हमारे पास 5 है, सिलेक्शन हम कितनों की कर सकते हैं, कितनी सिलेक्ट करनी है, 3, सो आर हमारे पास 3 आ गई। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारा आंसर ऐसा आएगा 5 + 3 - 1 C3, दैट इज 7C3 इक्वल टू 35। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम्पल है, in how many ways 4 identical balls can be distributed among 3 different boxes allowing empty box? So अब देखो इसमें हमें सबसे पहले करना होता है आइडेंटिफाई, कि सबसे पहले तो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट बॉक्सेस हैं, ठीक है, और एम्प्टी बॉक्स अलाउड है। अब यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा कि हाँ रेपिटेशन अलाउड है कि नहीं, बट यहाँ पे हमें हिंट दिया हुआ है। अब इन तीनों में से किसी भी एक बॉक्स को मान लो, कोई भी हो सकता है इन तीनों में से, ठीक है, जिसे कोई बॉल ही नहीं मिलेगी, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 0 1 2 3 एंड 4। तो क्या एक बॉक्स को 2 बॉल्स मिल सकती हैं? तो हाँ, क्योंकि इसका मतलब है, इसका साफ साफ मतलब है कि रेपिटेशन अलाउड है। अगर एक ही बॉक्स को बार बार बॉल मिल रही है तो हाँ मतलब कि रेपिटेशन हो रही है। इसमें हमारी जो बॉल्स हैं वो सारी सेम है, सिर्फ उसका काउंट मैटर कर रहा है, ऑर्डर नहीं। सो यहाँ पे सिंपली हमें पता लगा है कि ये कॉम्बिनेशन है और रेपिटेशन के लिए है। सो इस पर फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, 4 + 3 - 1 C4 इक्वल टू 6C4। मैंने आपको एक सिंप्लीफाइड फार्मूला बताया था, मैं आपको वो बताती हूँ कि कैसे लिखना है। सीधा सॉल्व करने की जगह पे 6C4 है ना, सबसे पहले नीचे लिख लो 4 से, 4 × 3 × 2 × 1, जो C के नीचे दिया होता है, ठीक है, उसे हम उसका फैक्टोरियल लेंगे और ऊपर जो लिखा होगा 6 को, मतलब 6 को हम उतने ही टाइम्स माइनस करते जाएंगे और उसका फैक्टोरियल बनाते जाएंगे, ठीक है। दिस विल बी 6 × 5 × 4 × 3, अब 4 और 3 तो कट जाएंगे, 6 × 5 30/2 इक्वल टू 15, ये रहा हमारा आंसर। ओके, अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स। इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट सिंपली ये कहता है
कि अगर हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, थ्री बॉक्सेस x1, x2 और x3 और 5 आइडेंटिकल आइटम्स है, ठीक है। सो हम उन 5 आइटम्स को इन 3 बॉक्सेस में डाल सकते हैं, ठीक है। ये सेम वाला कंसेप्ट इसमें आएगा, सेम, ठीक है। ये जो हमारे पास 5 आइटम्स हैं, इन्हें हम कितने वेज में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला की यूज़ किया है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला की यूज़ किया है क्योंकि जो आइटम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, ठीक है, और उन्हें हम डिफरेंट बॉक्सेस में डाल सकते हैं जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। सो इसमें ज़ीरो भी अलाउड है, ठीक है। तो सिंपली ये जो चीज़ है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन, ये सिंपली हमें बस ये बताता है कि जो हमारा आंसर है ना वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, ठीक है। दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, that will be always non-negative, means it can be 0, 1, 2, 3 or anything, but can't be negative. For example, -1, -2, -3. So simply we can say कि ये जो फॉर्मूला है सिमिलर है रेपिटेशन से, मतलब ये उसी से डिराइव है, जिसका सिंपली कंसेप्ट ये है कि हमारा सोल्यूशन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, मतलब कि वो नॉन नेगेटिव होगा, एटलीस्ट इन वन ईच ग्रुप। इसका मतलब है जैसे कि हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, तो मैंने आपको बताया था हर बॉक्स के लिए हम 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3, ठीक है। बट एटलीस्ट वन इन ईच ग्रुप वाले केस में क्या होता है, हर एक इनमें से किसी भी बॉक्स में 0 नहीं आएगा, एटलीस्ट एक ना एक बॉल तो होगी ही होगी। तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिसमें लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूट 7 identical balls among 3 boxes such that each box get at least 1 ball। ये बताया ना मैंने आपको केस यहाँ पे कि हमें 7 मतलब कि 7 बॉल्स हैं, ठीक है, 7 बॉल्स हैं, उन्हें हमें 3 बॉक्सेस में डिवाइड करना है और हर एक बॉक्स के पास एटलीस्ट एक बॉल तो होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद चाहे 2 आए 3 आए वो बाद में देखा जाएगा, 2 आ जाए 3 आ जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर बॉक्स में एटलीस्ट 1 बॉल तो होनी ही चाहिए। तो हमारे पास रिमेनिंग बॉल्स कितनी होगी, पहले एक एक बॉल तो आई जाएगी, ठीक है, हमें पता है एक एक बॉल आई जाएगी 1, 2, 3। सो रिमेनिंग बॉल्स कितनी होगी, सबसे पहले हम रिमेनिंग बॉल्स फाइंड कर लेंगे। सेवन माइनस 3, 4। तो अब हमारे पास 4 बॉल्स हैं। अब इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस केस में हम दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते थे रेपिटेशन वाला, उसके लिए क्या करते, 4 + 3 - 1 c/4, तो उसका आंसर आता है 6c/4। बट यहाँ पे हम ये फॉर्मूला सीधा लगा सकते हैं, दैट इज़ 7 - 1, मतलब ये उसकी अरेंजमेंट्स हैं टोटल, मतलब ऑर्डर्स कितने बॉल्स की सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। n मतलब 3 बॉक्सेस हैं, 3 - 1, ये भी सेम ही आया, 6c/2, दैट इज ऑल्सो 15, ठीक है। तो अगर हमारे पास अब कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आता है कि एटलीस्ट किसी भी ग्रुप में एटलीस्ट एक ना एक चीज़ तो होनी ही चाहिए, ठीक है, मतलब कि वो उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी। नेगेटिव तो चलो हमें पता लग ही गया, ना 0 आएगी ना नेगेटिव आएगी, ठीक है, कम से कम एक चीज़ तो होनी ही चाहिए। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट केस आता है कि एक फिक्स ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंक्लूडेड, मतलब कोई भी एक फिक्स ऑब्जेक्ट है जो कि हमारी चीज़ में इंक्लूड होनी ही चाहिए, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, फ्रॉम 10 people फॉर्म अ कमिटी ऑफ 4 सच दैट राम इज़ ऑलवेज इंक्लूडेड। अब हमारे पास 10 लोग हैं जिनमें से हमें 4 की कमेटी बनानी है और जो राम है वो हमेशा इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। जब कोई केस आ जाए कि आपको कोई ग्रुप दिया है और उसमें आपको एक चीज़ पक्का इंक्लूड करनी ही करनी है, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एन हमारे पास क्या है, एन है हमारी 10,
ठीक है, n हमारी है 10 और r क्या है 4, मतलब कितने सिलेक्शंस करने हैं, तो वो है 4. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 10 माइनस 1 c, r है हमारी 4 माइनस 1, इसकी अरेंजमेंट क्या निकलेगी 9c3. ठीक है, अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले नीचे वाले का फैक्टोरियल निकाल लेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1. अब उतने ही टाइम्स ऊपर वाले का फैक्टोरियल निकालेंगे. ठीक है, 1 2 3 3 टाइम्स. ठीक है, 9 इंटू 8 इंटू 7, हमारा आंसर आ गया 84. नेक्स्ट हमारे पास है कि एक फिक्स ऑब्जेक्ट एक्सक्लूड होनी चाहिए. मतलब कि देखो क्या मतलब बनता है, मतलब अगर कोई हमारे पास ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें से कोई एक चीज़ है जो कि हमेशा एक्सक्लूड रहनी चाहिए, कभी भी हम उसे ग्रुप में नहीं डालेंगे. ठीक है, या फिर उसकी कोई सिलेक्शन नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 पीपल्स में से 4 की कमेटी बिठानी है, बट दिस टाइम जो राम है उसे एक्सक्लूड कर देंगे. ठीक है, कि वो उन 4 पीपल में आना ही नहीं चाहिए. एन हमारे पास क्या है 10. अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दो, यहाँ पे आर अकेली है लेकिन यहाँ पे आर -1 किया था, तो यहाँ पे -1 का मतलब है कि हमने राम को ऑलरेडी इंक्लूड किया है, मतलब कि वो फिक्स है कि हाँ राम को इंक्लूड करना ही करना है. बट इसमें क्या है, राम जो है वो फिक्स है ही नहीं कि हाँ उसे इंक्लूड करना है कि नहीं, तो वो एक्सक्लूड करना है सिंपली. तो यहाँ पे हमने -1 नहीं लगाया, यहाँ पे एक पोजीशन फिक्स थी, इसलिए हमने सारी सिलेक्शन में से एक को माइनस कर दिया, तो हमारे पास पीछे 3 सिलेक्शंस बच जाएंगी. ठीक है, इसका फॉर्मूला सीधा ही लगाएंगे हम. n हमारी हो गई 10 माइनस 1 c4, दैट इज 9c4. हमारा आंसर आएगा 126. अब कॉम्बिनेशन में कुछ स्पेशल केसेस भी हैं जो है, फर्स्ट इज एटलीस्ट एंड एटमोस्ट. सो एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा. जब जब भी हमारे पास एटलीस्ट या एटमोस्ट वाले प्रॉब्लम्स आती है ना, तो कभी भी हमें एटलीस्ट को या फिर एटमोस्ट को डायरेक्टली नहीं पढ़ना है. इसके लिए हमारे पास एक गोल्डन रूल है. ठीक है, अब ये गोल्डन रूल क्या है, दैट नेवर काउंट एटलीस्ट डायरेक्टली. ठीक है, नेवर काउंट एट लीस्ट डायरेक्टली. जब भी एटलीस्ट आए ना, तो उसे डायरेक्टली कभी भी काउंट मत करो. इंस्टेड उसका बिल्कुल उल्टा करो, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट मेथड लो. ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ना हमें कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसमें से पहले टोटल वेज ले लेंगे और उनमें से जो अनवांटेड वेज होंगे उन्हें निकाल देंगे. तो ये हमारा गोल्डन रूल है. अब इसका सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज फॉर एटलीस्ट केस. From 8 people, how many committee of 4 people can be formed such that at least one woman is included? अब उन्होंने कहा है कि टोटल हमारे पास कितने लोग हैं, टोटल 8 लोग हैं. ठीक है, उनमें से हमें 4 की कमेटी बनानी है. ठीक है, और एटलीस्ट उन 4 में से एक विमेन हो, मतलब एक औरत होनी ही चाहिए. ठीक है, मतलब आप कम से कम एक तो होनी चाहिए, उसके बाद चाहे आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, या फिर चारों की कमिटी पीपल औरतें ले लो, लेकिन कम से कम एक तो होनी ही चाहिए. चाहे एक के बाद आप बाकी सारे मेल ले लो. ठीक है, बट एक फीमेल होनी ही चाहिए. सो हमारे पास टोटल कितने वेज होंगे, अब कैसे चुने, चलो एज्यूम कर लेते हैं कि, लेट्स एज्यूम कि हमारे पास 5 मेन है और 3 विमेन है. अब उनमें से एक तो एटलीस्ट विमेन होनी ही चाहिए उन 4 पीपल की कमेटी में जो भी हम सिलेक्ट करेंगे. सो अगर हम सिर्फ मैन चूज करते हैं, ओनली मैन, तो हम चूज कर सकते हैं एनी 4 फ्रॉम 5, जो कि हमारे पास क्या बनेगा 5c4. अब यही अगर हमें सिंपली सिलेक्ट करना होता तो हम ये लेते 8 8c 8c4. बट अब हमें
चूज़ करना है, कोई भी चाल चूज़ नहीं करनी है, एक विमेन चाहिए। तो पहले एज़्यूम कर लेते हैं कि 5 मैन हैं, 3 वीमेन हैं, तो अकेले मैन का निकाल लेते हैं। तो मैन का हमारे पास 5C4 है, ये हमारे पास हो गए टोटल वेस, ये हो गए अनवांटेड, मतलब कि हमें मैन नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, तो इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सीधा, ठीक है? तो ये हमारे पास बनेगा 70 - 5 = 65। अब नेक्स्ट केस हमारे पास क्या आता है? एट मोस्ट। इसका भी हम क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? अब एट मोस्ट का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो वो जान लेते हैं। यहाँ पे एट मोस्ट के मीन्स 0 से शुरू हो जाएगा, या तो 0 हो सकता है, 1 2 3, मतलब एट मोस्ट का सिंपली मतलब बनता है ज़्यादा से ज़्यादा। सो 0 1 2 3 चलता जाएगा और के तक, मतलब के वेज में हम ले सकते हैं। From 6 people, how many committee of 3 can be formed with at most 1 woman, 4 men and 2 women? अब यहाँ पे at most का मतलब है कि पहले वाले केस में तो था ना कि कम से कम एक औरत होनी चाहिए और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। बट इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक औरत हो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर कमिटी है 3 पर्सन की, तो उसमें सिर्फ एक ही औरत हो, उससे ज़्यादा नहीं। बट एटलीस्ट वाले केस में क्या था, एक औरत होनी ही चाहिए और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। बट इसमें हमें एक चीज़ कह दी है कि हाँ भई, सिर्फ एक ही औरत होनी चाहिए। अब सपोज़ करो कि टोटल 5 औरतें हैं और उन्होंने बोल दिया कि एटलीस्ट 3 होनी चाहिए, तो 3 तो होंगी, ठीक है? अगर ये एटलीस्ट वाला केस है, ठीक है? तो 3 तो होंगी, 3 होनी ही चाहिए और उससे ज़्यादा भी, मतलब 3, 4, 5, 6 हो सकती हैं। बट ये जो एट मोस्ट वाला केस है ना, इसमें आपको कह दिया कि एट मोस्ट 3 हो, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो अब यहाँ पे उन्होंने 2 विमेन का है, ठीक है? 2 विमेन्स का है, तो सबसे पहले हम सब 0 विमेन ले लेते हैं कि कोई विमेन ही नहीं ली है। तो इसका क्या बन सकता है कॉम्बिनेशन? 4C3, क्योंकि यहाँ पे कोई विमेन नहीं ली है ना, तो इसका केस यही बनेगा 4C3, ठीक है? अब अगर हम एक विमेन ले लेते हैं, उन्होंने एट मोस्ट 1 का है ना, यहाँ ध्यान दो, तो एक विमेन ले ली हमने। उस केस में क्या केसेस बन सकते हैं? या तो फॉर विमेन, 2 विमेन में से टोटल हम 1 ले सकते हैं, ठीक है? और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये दोनों कंपल्सरी है। याद करो कि मैंने तुम्हारे मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ाया था जब हमने जस्ट काउंटिंग स्टार्ट की थी। तो मल्टीप्लिकेशन जब दोनों केसेस कंपल्सरी हो। पहला केस तो विमेन वाला हो गया कि 2 विमेन में से एक को सिलेक्ट करना ही करना है। नाउ फॉर मैन हमारा केस आएगा, यहाँ पे 4 मैन है, तो 4 एन हो गई हमारी सी। उनमें से कितने, अब एक को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, टोटल 3 थे ना, टोटल 3 थे, उनमें से एक को सिलेक्ट कर लिया, तो 3 - 1 2, तो अब 2 मैन होंगे फॉर श्योर। तो इसका केस, तो ये हो गया 4C2। अब हमारे पास 2 कंडीशंस बन रही हैं, ठीक है? ये है कंडीशन 1, ये है कंडीशन 2। तो 0 कंडीशन में जब हमने कोई विमेन ली तो सारे मैन आ जाएंगे फॉर श्योर कि 4 में से हम 3 ही लेंगे। और लेकिन अगर हमने एक विमेन ले ली तो हमारे पास केस आ जाएगा कि 2 विमेन में से 2 में से एक को ले लिया है, ठीक है? फॉर और उसके बाद कितने बचे मैन? 2, 3 - 1 2 मैन जितने बचे उनका कॉम्बिनेशन बना लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है? अब हमारे पास और कंडीशन आ सकती है ना? ये तो हमारे पास कंपल्सरी था ना, ये मल्टीप्लिकेशन कंडीशन थी, एंड कंडीशन थी। अब और कंडीशन लगा सकते हो, तो उसमें हम प्लस करेंगे, मतलब कि ये जो कंडीशन 1 है, कंडीशन 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब ये क्यों किया है? देखो, इसमें ऐसा केस 1 कंडीशन 1 भी लग सकती है, कंडीशन 2 भी लग सकती है, तो हम इन दोनों का होना तो ज़रूरी है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 4C3 प्लस 2C1 इंटू 4C2, ये हमारे पास बन जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 6। मैं यहाँ पे पूरी कैलकुलेशंस नहीं कर रही, मैं आपको सिर्फ इनकी मेन बातें बता रही हूँ। अब नेक्स्ट स्पेशल कंडीशन हमारे पास आ जाती है एग्जैक्टली टाइप। नाउ एग्जैक्टली के मीन्स, अब एग्जैक्टली के मीन्स का मतलब है कि चूज
K from one group or choose remaining from another group. So exactly टाइप क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास k है, मतलब कि एक कोई चीज़ है, उसमें से हमने एक ग्रुप में से k ऑब्जेक्ट्स ले ली, तो जो बची हुई हैं वो हम दूसरे ग्रुप से लेंगे. क्वेश्चन इज फ्रॉम 7 men and 5 women from a committee of 4 with exactly 2 women. ओके, अब उन्होंने बोल दिया है हमारे पास टोटल 7 men है, ठीक है, 5 women है, और उसमें से हमें 4 पीपल की कमिटी बनानी है, ठीक है, जिनमें से 2 हमारे पास विमेन होनी ही चाहिए. मतलब मतलब देखो अभी यहाँ पे जैसे समझाया था ना, एटलीस्ट मतलब जैसे 3 ली थी तो हम एटलीस्ट में हम ज़्यादा ले सकते हैं और एट मोस्ट में कम. बट में जो होता है ना, अगर हमें कहा है कि हमें 5 में से 2 विमेन चुननी है, तो हम 2 ही लेंगे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है, टू ही लेंगे. 7 मैन है और 5 विमेन है, तो उनमें से हमें 2 तो लेनी ही है, ना 2 से कम लेनी है ना 2 से ज़्यादा लेनी है, और कमेटी हमारी टोटल 4 पीपल की होनी चाहिए, तो उन 4 में से 2 औरतें होनी ही चाहिए. तो इसके कितने पॉसिबल केसेस बनते हैं? फॉर 2 विमेन, टोटल हमारे पास 5 है, 5 में से 2 लेनी है. अब यहाँ पे हमने 2 विमेन ले ली हैं, टोटल हमें 4 लोगों की कमेटी बिठानी है. सो 4 माइनस 2 2, मतलब अब हमारे पास सिर्फ 2 लोग रह गए हैं, और वो मेन होने चाहिए, क्योंकि हमें 2 2 वुमेन चाहिए थी, तो वो कंप्लीट हो गया. अब हमें 2 मेन चाहिए. सो उसके लिए फॉर मेन हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? दैट विल बी 7C2, ठीक है. अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगेगी? यहाँ पे लगेगी और कंडीशन, सॉरी यहाँ पे लगेगी एंड कंडीशन. 1 मिनट स्पेस, ठीक है, यहाँ पे लगेगी एंड कंडीशन. अब एंड कंडीशन क्यों लगेगी? बिकॉज 2 विमेन, हमें टोटल 4 पीपल चाहिए, मतलब 4 पर्सन चाहिए, उनमें से 2 तो विमेन होनी ही चाहिए, और बाकी जो 2 बचे तो मैन ही होंगे फॉर श्योर, है ना. तो इसके लिए हम इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज 5C2 मल्टीप्लाई बाय 7C2 इज इक्वल टू 10 इंटू 21 200, ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीपल कंडीशन टुगेदर. मल्टीपल कंडीशन टुगेदर का आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जब मल्टीपल कंडीशंस एक साथ आ जाएं, ठीक है. सो अब क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 10 पीपल है. फ्रॉम 10 पीपल where 6 are men, 4 are women, we have to form a committee of 5 people such that at least 2 women are included. यहाँ पे कंडीशन है कि हमारे पास टोटल 10 पीपल हैं, जिनमें से 6 मैन हैं, 4 विमेन हैं, और हमें एक कमेटी बनानी है 5 लोगों की, जिसमें से एटलीस्ट, ये ध्यान देखो, एटलीस्ट 2 तो विमेन होनी ही चाहिए. सो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेंगे कि हमारे पास टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं. उन्होंने बोला एटलीस्ट 2, मतलब 2 और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और टोटल हमारे पास 4 विमेन है. सो दे कैन बिकम 3 केसेस. ओके, वी कैन हैव 2 विमेन, 3 विमेन, बिकॉज उन्होंने एटलीस्ट 2 बोला है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, और 4 विमेन, ठीक है. अब हम हर एक केस को काउंट करेंगे. सो फर्स्ट केस में क्या बनता है, अगर 2 विमेन लेंगे तो फर्स्ट केस बनता है 4C2. अब 2 विमेन ले ली हैं, 5 की कम्युनिटी, 5 माइनस 2 तो 3, मतलब 3 बाकी हमारे मैन होंगे, तो उनका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा मेंस का? दैट विल बी, टोटल 6 मैन है, 6 में से 3 चुने, सो 6 कॉम्बिनेशन 6C3, ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास केस है कि जब हमारे पास 3 विमेन है. अब 4 विमेन्स में से अगर हम 3 विमेन्स चुन ले, तो मैन के लिए कितनी चॉइसेस बचेंगी? 5 माइनस 3 इक्वल टू 2. सो फॉर मैन इट विल बी 6C2. अगर मतलब यहाँ पे जितनी विमेन बढ़ती जाएंगी, वहां उतने ही मैन कम होते जाएंगे,
ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारा, सॉरी, नेक्स्ट केस है 4C4, मतलब 4 में से 4 विमेन चुन ली है, तो मेन का कितना बचेगा, 5 माइनस 4 1, ठीक है। तो अब मेन के लिए चॉइस सिर्फ एक बची है, 6C1, ठीक है। अब हमारे पास ये केसेस आ गए हैं। अब ये केसेस और में है, मतलब कि यहाँ पे एडिशन रूल लगेगा, बट मेन और विमेन वाला केस हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन रूल है, बिकॉज ये दोनों कंपलसरी है। अगर हमारे पास एटलीस्ट 2 विमेन है तो 3 मैन होने चाहिए, अगर 3 विमेन है तो 2 मैन होने चाहिए, क्योंकि टोटल हमें 5 की कमिटी बनानी है ना। अगर 4 है तो 1 मैन होना ही चाहिए, ठीक है। सो इनके कॉम्बिनेशंस, इनके इनके केसेस को हम ऐसे ऐड करेंगे, लाइक 4C2 मल्टीप्लाई 6C3। नेक्स्ट केसेस उसको ऐड करेंगे, ठीक है। 4C3 मल्टीप्लाई 6C2, अब इसको भी ऐड करेंगे, ठीक है। दैट विल बी 4C4 मल्टीप्लाई बाय 6C1, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व कर लेंगे इसके बाद, और इसका आंसर 186 आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसेट कॉम्बिनेशन। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि हमारे जो इसमें स्पेशल केस में ना एक और आता है, वो है कॉम्बिनेशन विथ रिस्ट्रिक्शन। ये एग्जाम का फेवरेट होता है, और ये हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। ये जो हमारा था ना, एटलीस्ट वन इन ईच ग्रुप, दिस वन, एटलीस्ट वन इन ईच ग्रुप एंड फिक्स्ड ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो ये तीनों भी हमारे स्पेशल केसेस में आते हैं, और यही सेम फॉर्मूलास लगते हैं। तो ये इन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन विथ रिस्ट्रिक्शन है, मतलब कि इनमें कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। यहाँ जैसे यहाँ पे एटलीस्ट, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है। दूसरे में कि एक चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, तो ये भी उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी। नेक्स्ट एक्सक्लूड होनी चाहिए, तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ठीक है। तो ये हमारे सब कॉम्बिनेशन विथ रिस्ट्रिक्शन में आते हैं, और ये मोस्टली गेट के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। सो यहाँ पे सबसेट का मतलब क्या है? सबसेट का मतलब होता है, मीन्स selection of element from a set, किसी भी सेट से किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना। हमारे पास इसमें चॉइसेस होती हैं, ठीक है, मतलब कि इसमें अलग अलग केसेस होते हैं, जैसे कि वी कैन टेक ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, या तो सारे एलिमेंट ले ले, और और वी कैन टेक सम एलिमेंट्स, ठीक है। थर्ड केस बनता है जैसे कि वी कैन टेक ओनली वन एलिमेंट, ओके, और we can take no element। so किसी भी सेट में से अगर हम किसी भी एलिमेंट की सिलेक्शन करते हैं, तो ये केसेस बन सकते हैं कि या तो हम सारे एलिमेंट्स ले लें, या कुछ एलिमेंट, या सिर्फ कुछ एलिमेंट ले, या फिर कोई सिर्फ एक एलिमेंट ले, या फिर कोई एलिमेंट ले ही ना। इसे हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब सपोज करो कि तुम्हारे पास 5 आइटम्स हैं, ठीक है, जिनका तुम्हें एक ग्रुप बनाना है, ठीक है। अब हर एक ग्रुप में एटलीस्ट एक आइटम आनी चाहिए, ठीक है। इन 5 में से एक आइटम हर ग्रुप में आनी ही चाहिए। सो तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। यू हैव 2 चॉइसेस, टेक इट और डोंट टेक इट। मतलब या तो तुम इस आइटम को ग्रुप में ले लो, या इस आइटम को इस ग्रुप में मत लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो उसके टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, दैट इज 2 रेज टू पावर n, मतलब ये है 1 2 3 4 5, 2 रेज टू पावर 5, ठीक है। अब ये तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया ना कि हम सबसेट क्यों लेते हैं। दिस इज टोटल सबसेट ऑफ, दिस इज टोटल सबसेट ऑफ n आइटम्स, ओके। अब ये अब -1 की यूज किया हमने, ठीक है। उसके लिए अब तुम सपोज करो कि
अब तुम्हारे पास एक केस आ जाए, ठीक है, एक केस आ जाए जिसमें यू डोंट डोंट टेक एनीथिंग, ठीक है, यू डोंट टेक एनीथिंग। अब इसमें तुम्हारा क्या होगा कि हम तुम्हारा एक सबसेट खाली रह जाएगा, मतलब एक सेट एम्प्टी होगा। ये जो लास्ट केस था, तो एक सेट एम्प्टी रहेगा। अब जो एम्प्टी सेट रह जाएगा तो उसे तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम -1 लगाते हैं ताकि हमारे पास कोई एम्प्टी सेट ना रहे, ठीक है। तो इसके लिए क्या बन जाएगा, केस क्या बनेगा हमारा, 2⁵ ठीक है, इज इक्वल टू 32 -1 31। अब तो ये 2⁵n हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपने सेट में सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हो, और 2⁻n-1 तब यूज़ करते हैं जब हम हमारे सेट में से किसी भी एक एम्प्टी सेट को रिमूव कर रहे हो। सो ये था हमारा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, जिसमें मैंने सारे केसेस इंक्लूड किया। आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू।